नमस्कार बच्चों। तो देखो, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारी जो संभव ऑनलाइन क्लासेस है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो, इस माहौल के अंदर पढ़ने का भी जो मज़ा है वो अलग ही है, ठीक है। तो आपके लिए सीधा सियाचिन से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं हमारे लेक्चर का। तो आराम से आप रज़ाई के अंदर बैठ के इस लेक्चर को सुन सकते हो। और प्लस में अपनी जो बुक है वो अपने साथ रखना, अपनी जो नोटबुक है, ताकि उसके अंदर आप उसको उतार सको। तो देखो, हमारा साइंस का जो चौथा पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, 4th चैप्टर। नंबरिंग के अंदर वैसे नहीं है, 4th चैप्टर नहीं है, वैसे 15th चैप्टर है, ये 15वां चैप्टर है। लेकिन वैसे हमने जैसे एक बार एक चैप्टर बायोलॉजी का लिया, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, ऐसे हम ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये चौथा पार्ट है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक लेक्चर समझा चुका हूँ मैं पूरा, कि 15 जो चैप्टर है वो आपके 6 नंबर का आएगा। और वो जो चैप्टर था वो था पृथ्वी की संरचना, ठीक है। तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ बेसिक नॉलेज आपको बताया था, कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसकी जो प्रस्तावना है उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको ढंग से आपने देखा होगा। और आगे की जो जानकारी है, आगे जो मेन हमारा चैप्टर का पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगला जो पार्ट है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, पृथ्वी की उत्पत्ति। हमारा ये मैंने बताया था 15.1, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो यहां से हमारे चैप्टर की जो है वो शुरुआत होती है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुओं का बनना, दिन रात का बनना, पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी की जो गति है उसके बारे में कुछ सामान्य आइडिया दिया था। अब आगे की जो चीज़ है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिज्ञासा भी रहती है लोगों के बीच में कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। तो ये जिज्ञासा जो है वो आपकी खत्म होगी, लेकिन फिर भी संशय बना रहेगा। और कहते हैं कि मानव की जो प्रकृति होती है वो एक वैज्ञानिक प्रकृति होती है, उसकी जो सोच है वो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है और एक नई उपज उसके अंदर आती रहती है। तो जहाँ तक पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर मानव से संबंधित यदि हम जीव की उत्पत्ति की बात करते हैं, ये भी आपके टॉपिक आएगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ें दी गई है वो केवल संभावनाएं बताई गई है, लोगों के द्वारा कुछ ऐसा बोला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे वैज्ञानिक बने और आप भी पृथ्वी के बारे में कुछ नई अवधारणाएं दे दो, तो वहाँ पे फिर क्या है कि जो पुरानी दी गई जो अवधारणाएं हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल जो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी है, उनके अकॉर्डिंग हम मानते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी की या फिर जीवन की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार से हुई है, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार से आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, आपने रासायनिक सिद्धांत पढ़ा होगा, कई प्रकार की थ्योरीज आपने लुई पास्चर के प्रयोग पढ़े होंगे, डार्विन के सिद्धांत पढ़े होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। तो देखो बेटा, कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उस उत्पत्ति से संबंधित क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने मत दिए थे, ठीक है। तो देखो, कई वैज्ञानिकों ने मत दिए थे और उन मतों को एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे दूं आपको कि जैसे मान लो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लाप्लास, ठीक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत, ठीक है। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लाप्लास, ठीक है। और उसके बाद में एक सिद्धांत और आया जिसको हम बोलते हैं द्वैत तारक का सिद्धांत, द्वैत तारक सिद्धांत। और इसको हम बाइनरी थ्योरी लिख देता हूँ, हाइपोथेसिस या थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में एक सिद्धांत और आया था जिसका नाम था बिग बैंग का सिद्धांत। ये नाम शायद आपने सुना भी है, कई बार क्वेश्चन भी आता है इससे, बिग बैंग सिद्धांत, जो कई बार कई तरीके से फेमस भी हुआ था ये बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है, ओके। फिर बाद में एक सिद्धांत और दिया गया था जिसको बोलते हैं गैसीय सिद्धांत।
भाई जिनके वैज्ञानिकों के नाम में नहीं लिख रहा हूँ, वो वैज्ञानिक जो है वो सम्मिलित रूप से वो सिद्धांत दिए गए थे, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा। जैसे इसका है गैसीय सिद्धांत है, तो ये केंट नामक वैज्ञानिक था एक, केंट ने ये दिया था, ठीक है। और उसके बाद में अंत में एक सिद्धांत आया था जिसको हम बोलते हैं ज्वरीय सिद्धांत, ज्वरीय, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइडल थ्योरी, टाइडल थ्योरी, ठीक है। तो ये सिद्धांत हमारे को देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, तो देखो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से समझाई थी। एक सिद्धांत आया था निहारिका सिद्धांत, और उसके अनुसार भी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया गया था, ठीक है। उसके बाद में द्वैतारक सिद्धांत था, फिर बिग बैंग थ्योरी दी गई, फिर गैसीय सिद्धांत, और उसके बाद में ज्वरीय सिद्धांत, ठीक है। तो देखो ये सिद्धांत हमारे है नहीं, बस मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरीके के सिद्धांत आए थे। लेकिन हमारे जो महत्वपूर्ण या आधुनिक जो सिद्धांत की हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सर्वप्रचलित जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो देखो एक सिद्धांत जो है बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो है, और एक ज्वरीय सिद्धांत, ये हमारे आधुनिक सिद्धांत है जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य हुए थे, ठीक है। क्योंकि ये जो थ्योरीज दी गई थी उनके बाद में फिर नए जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए उसके अकॉर्डिंग जो इनकी थ्योरीज थी वो क्या होगी, वहाँ पे फेल हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग हम जनरली दो प्रकार के सिद्धांत समझते हैं कि साहब बिग बैंग जो सिद्धांत था वो भी आपको ज्योग्राफी के अंदर या अपने साइंस के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, उस पूरे ब्रह्मांड को एक पहले ऐसे माना जाता था कि पूरा जो ब्रह्मांड है जैसे जिसके अंदर संपूर्ण ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, उसके अंदर आसमान वगैरह, चंद्रमा, जो भी है टोटल चीज़ है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जीव की उत्पत्ति हुई नहीं थी उस दौरान, क्योंकि उसका कोई विवरण नहीं है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी है या फिर हम पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से संबंधित जो सिद्धांत है वो है यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत। तो ये बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड का सिद्धांत है, पूरे ब्रह्मांड की ये बात करता है कि साहब जो ब्रह्मांड था वो एक गर्म गैस का गोला थी, बहुत बड़ा गोला था, एक गर्म गैस का, सूर्य के समान, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब कोई चीज़ गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तब किसी चीज़ का तापमान बढ़ता है, तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होता है, दाब भी बढ़ता है, उसके अंदर प्रेशर भी क्रिएट होता है, ये तो आपने पढ़ रखा है। और विद प्रैक्टिकल आप जानते हो कि जो प्रेशर कुकर होता है जिसके अंदर आप सब्जी वगैरह बनाते हो, दाल बनाते हो, तो उस प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे उसका ताप बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता है उस प्रेशर कुकर के अंदर विद्यमान जो वायु है जो गर्म हो रही है, उस गर्म जो कण हो रहे हैं उनकी क्या होती है, गति बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जैसे वो गर्म होंगे तो उनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। और उसके दौरान क्या होता है, उसके अंदर जो दाब होता है या प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है, और जो सिट्टी बचती है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि इसके अंदर दाब बढ़ चुका है या फिर ताप बढ़ चुका है। तो वही सिद्धांत यहाँ पे है कि गर्म गैस का गोला थी, गर्मशीलता के कारण क्या हुआ कि उसका दाब बढ़ा, और दाब बढ़ने के बाद में एक भयानक विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट के दौरान क्या हुआ कि जो उसके टुकड़े हुए और वो टुकड़े बिखर के इधर उधर गिरने लग गए, ठीक है। और वही जो टुकड़े हैं उन्हीं टुकड़ों ने फिर बाद में जितने भी प्रकार के प्लेनेट वगैरह जो उपग्रह वगैरह ग्रह देखते हो वो उनका निर्माण हुआ। उसके अंदर पृथ्वी भी एक है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो उस प्रकार से उस ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिद्धांत भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि बिग बैंग जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि ये वास्तविकता है कि जो पृथ्वी या फिर कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी भाग है वो जब बना होगा तो उस दौरान वो एक गर्म गैस का गोला थी और एक गर्म पार्ट था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के अनुकूल वो ठंडा होता गया और उसके अंदर परिवर्तन होते गए। तो ये था हमारा बिग बैंग का सिद्धांत। उसके बाद में आई थी गैसीय सिद्धांत, ठीक है। उसको इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, इसलिए इस सिद्धांत को हम नहीं पढ़ते। फिर बाद में देखो ज्वरीय सिद्धांत, ठीक है। ज्वरीय लिख दो या ज्वारीय सिद्धांत है ना, ज्वारीय सिद्धांत या टाइडल थ्योरी, इसको टाइडल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ये जो सिद्धांत है ना, ये हमारी साइंस की जो चैप्टर नंबर 15 है उसके अंदर जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके अंदर इस सिद्धांत को पढ़ा जाता है, और ये आधुनिक थ्योरी है ना, इसको हम मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो क्या था, इसको अपन को समझना है, मेन बेसिक, ठीक है। तो देखो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो टाइडल थ्योरी, जो ज्वरीय सिद्धांत है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। टाइडल थ्योरी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। ज्वरीय सिद्धांत है ना, ज्वरीय थ्योरी, ठीक है। तो देखो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसको ढंग से समझना आप। क्या हुआ कि जैसे मान लो कि सबसे पहले ये माना जाता है कि अभी वर्तमान के अंदर जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है। तो
ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य था, एक सूर्य था, ये देखे यहाँ पे बना दूं कि ये सन था, ठीक है, सन को मैं रेड की तरह बना देता हूँ, ठीक है, ये सन है, ओके। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा तप्तशील था। तो ऐसा माना जाता है कि कोई तारा है ना, कोई भी सन, यहाँ पे कोई एक तारा आया होगा, कोई सन, सॉरी स्टार, ओके, स्टार, कोई तारा जो है वो इसके पास आया, ठीक है, यानी कि इसके आसपास गति करने लग गया। तो उस दौरान ये हुआ होगा, देखो हर चीज के अंदर मैं ये बता रहा हूं, ये लगाऊंगा, ये हुआ होगा, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा हुआ था, ठीक है, हर वैज्ञानिकों ने यही बोला है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा हुआ होगा कि कोई भी तारा है वो जो सूर्य है, जो गर्म गैस का गोला था, उस सूर्य के पास वो आया होगा गतिशील होकर। तो ये गतिशील होकर इस तरीके से आया। तो उस दौरान क्या हुआ कि प्लेनेट के अंदर आप देखते हो कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या आकर्षण की शक्ति पाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर भी है, हर ग्रह पे मिलेगी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा, इस प्रकार से खिंचाव इसके अंदर हुआ होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, या आकर्षण बोल दो। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस सूर्य का कुछ भाग, ठीक है, इस सूर्य का कुछ भाग यहां से इस तरीके से बाहर निकल के आया होगा, कुछ भाग इस तरीके से बाहर निकलकर कुछ भाग यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो तारा है वो तो अपनी स्थिति पे चला गया, अपने रास्ते पे चला गया, ठीक है, लेकिन इस सूर्य से ये इस तरीके का जो भाग है वो निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सिगार की आकृति होती है ना, जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का भाग था, वो बाहर निकल के आ गया। और इस भाग के द्वारा ही फिर ऐसा माना जाता है कि अनेक प्रकार के जो प्लेनेट वगैरह जो है, ग्रह और उपग्रह बने होंगे। देखो इस तरीके से ये वाला जो भाग है ये बलगेट भाग है। तो इस भाग के द्वारा क्या है कि ये जो आज वर्तमान में पृथ्वी या प्लेनेट वगैरह उपग्रह ग्रह आप देख रहे हो, वो इस भाग के द्वारा ही बने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये कैसे पता चला, ये थ्योरी क्यों मान्य हुई, क्योंकि जितने भी ग्रह उपग्रह है उनको अपनी जो क्षेत्रफल है या उनके व्यास के अकॉर्डिंग जब उनको सेट किया गया, तो सेट करने के बाद में इस तरीके की आकृति हमारे को प्राप्त होती है ना, हुक्का होता है शिकार जैसे, इस तरीके की आकृति प्राप्त हुई, जिसके अंदर जो मिडिल भाग था वो थोड़ा बड़ा था। तो इस भाग के अंदर इससे क्या हो गया, पृथ्वी का निर्माण माना गया कि ये जो है, ये जो भाग है, ये टुकड़ा है वो अलग हो गया, और अलग होने के बाद में पृथ्वी की रचना हो गई, ठीक है। जैसे ये मान लो ये मंगल ग्रह, ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, इस तरीके से और बाकी के ग्रह बन गए, ठीक है। तो एक छोटा सा सिद्धांत है जिसको हम भी, मेरे हिसाब से अपन क्लियरली हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन आपके कोर्स के अंदर है इसलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टाइडल थ्योरी है, ज्वारीय जो सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या हुआ कि कोई तारा है वह सूर्य के समीप आया होगा, और अपने आकर्षण बल के द्वारा उस सूर्य का कुछ भाग जो है वो टूटकर बाहर निकल कर आया, और वो जो भाग था वो एक सिगार की आकृति का था, और उस भाग के द्वारा ही पृथ्वी और उपग्रहों की रचना हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संरचना आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो ये था एक सर्वमान्य सिद्धांत जिसको हम पढ़ते हैं। आगे देखो, अब कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साहब जो पृथ्वी है, अब जैसे ये पृथ्वी अगर बनी है इस सूर्य के द्वारा बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक प्रकार से गर्म ही है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग माना जाता है, ये क्वेश्चन भी जीके के अंदर पूछा जाता है, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, बहुत लंबा समय है, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, पृथ्वी की जो है वो उत्पत्ति हुई, ठीक है। और जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो पृथ्वी क्या थी, एक बहुत ही ज्यादा गर्मशील प्रवृत्ति की थी, उसका तो तापमान है बहुत ज्यादा था। तो पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ओके। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्या थी, गर्म थी, ओके। और दूसरी बात कि इस पृथ्वी जो है वो उसकी गति बहुत तेज थी, क्योंकि ये इसी का एक टुकड़ा है। तो इसका जब कोई चीज़ गर्म होती है, तुमने देखा होगा जैसे कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें दाब ज़्यादा होता है, और जब दाब बढ़ता है तो वो चीज़ जो होती है वो गतिशील होती है बहुत ज़्यादा। तो उस समय क्या है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की गति जो है वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, पृथ्वी की गति बहुत ज़्यादा थी। अब पृथ्वी की गति जब बहुत ज़्यादा थी
तो तुमने देखा होगा कि यदि कोई चीज़ है ऐसी जिसके अंदर लावा है और वो बहुत तेज गति से अगर वो घूम रही है तो उसके जो कुछ भाग होते हैं वो दूर फैलते जाते हैं, ठीक है, दूर खिसकते जाते हैं। ऐसे जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, वो इतनी सी कोई चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ जो है वो सॉलिड नहीं है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं लावे के समान है। तो ये जब ये घूमेगी, गति करेगी, तो ये जो है इसकी चौड़ाई बढ़ती रहेगी, इस तरीके से इसका व्यास बढ़ता गया, व्यास बढ़ता गया, इस तरीके से घूमती गई, तो इसका क्या हुआ, व्यास बढ़ता गया। और जो हल्के कण होते हैं, हल्की जो चीज़ें थी इसके अंदर, वो क्या चलेगी, इधर इस साइड में चली गई, ठीक है। तो यहाँ इस जगह तो क्या आ गई, हल्की वस्तु आ गई, और मध्य भाग में आप जानते हो कि जो भारी चीज़ें वो स्थित हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी गति भी कम हुई, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि तापमान भी क्या हुआ, कम हुआ। ओके, तापमान कम होने के साथ साथ इसकी गति भी क्या हो गई, कम हो गई, और गति भी कम हुई, तापमान भी कम हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो हल्की चीज़ें थी वो तो उसकी किनारों के ऊपर जमा हो गई और उसके व्यास को बढ़ा दिया, और जो भारी तत्व थे, और वो जो भारी तत्व है वो पृथ्वी के सेंटर में या मध्य भाग के अंदर रह गए। तो वो क्या वो तो गहराई के अंदर धस गए, मध्य भाग के अंदर, गहराई के अंदर जो भारी तत्व थे वो तो धस गए, और हल्के जो तत्व थे वो किनारों की ओर चले गए। अब देखो क्या होता है कि जो अंदर की ओर धसे, ठीक है, आंतरिक भाग के अंदर क्या थे, भारी तत्व थे, और भारी तत्व के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो आयरन था, जो आयरन, ठीक है, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी। और ये चीज प्रूव भी हो चुकी है, आप देखते हो जनरली कि अगर मैं इस आयरन की बात करता हूँ कि साहब ये आयरन की अधिकता है, तो ये मध्य भाग के अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखते हो कि हमारी जो पृथ्वी होती है, हम अगर उसको सेंटर पॉइंट मानते हैं, हम सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है। आप पृथ्वी के ऊपर अपना जो बैलेंस या संतुलन बनाए हुए हो, वो हमारी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसको हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, वही है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस चीज में क्रिएट हो सकती है, या तो वो चुंबक होना चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आयरन के द्वारा भी क्या होता है कि चुंबक बनी। और ये जो चुंबकीय आज पृथ्वी के द्वारा हमारे को मिलती है, वो भी क्या है कि एक कठोर भाग था, ठीक है, एक दृढ़ भाग था, लोहे के समान भाग था, जो अत्यधिक दाब और ताप के साथ वो नीचे दबा रहा और चुंबक क्रिएट हो गई। तो उसी प्रकार से आंतरिक भाग के अंदर जो आयरन तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है, और ये जो आयरन तत्व है वही शो करता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल एक सबूत देता है कि पृथ्वी के मध्य भाग के अंदर कुछ ऐसे तत्व विद्यमान है जो लोहे के समान है। तो ये था कि भारी तत्व उसके मध्य के अंदर जमा हो गए, और इसकी गति भी क्या हो गई, धीरे हो गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो संरचना है या पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, वो माना जाता है कि इस तरीके से पृथ्वी बनी होगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या हुआ कि ये तो हो गया कि साहब पृथ्वी कैसे बनी होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंदा मामा की, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है आपके, चांद है ना, चंद्रमा। चंद्रमा की अगर मैं उत्पत्ति की बात करता हूँ, पृथ्वी की उत्पत्ति हम समझ चुके हैं, ठीक है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हम देख चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा की, है ना। अब देखो, आपने देखा होगा कि चंद्रमा को चंदा मामा क्यों बोला जाता है। अब आप समझ जाओगे कि चंद्रमा को चंदा मामा जो बोला जाता है, वास्तव में सही बोला जाता है। देखो, इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी थी तो उसके अंदर गतिशीलता थी, वो घूम रही थी, ठीक है, और गर्म भी थी। तो उस दौरान ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बड़ा सा ग्रह, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपनी गोल गोल घूम रही है, ठीक है, इसको गोली बना देता हूँ, ठीक है। तो इस पृथ्वी से क्या हुआ कि कोई मंगल ग्रह जैसा, है ना, मंगल ग्रह बड़ा ग्रह है, तो कोई मंगल ग्रह जैसा इससे क्या होगा, टकराया होगा, ठीक है। इनके अंदर, दोनों के अंदर कोई टक्कर हुई होगी, ठीक है। तो टक्कर के दौरान कोई भाग, छोटे छोटे जो टुकड़े वो भाग गिर गए और दूर दूर चले गए। तो इसी दौरान क्या हुआ होगा, जब इससे ये टकराया था, तो टकराने के दौरान कोई अंश था वो इधर आ गया, और ये क्या हुआ, चंद्रमा के रूप में परिवर्तित हो गया। देखा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है, और ये उसका एक सबूत भी है कि साहब जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के द्वारा अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। आज भी ये जो चंदा मामा है, जो पृथ्वी है उसकी बहन है, उसकी याद के अंदर आज भी वो उसके आसपास रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए वो उससे आकर्षित रहता है, ठीक है, उसको छोड़ के वो कभी नहीं जाता है। तो ये एक प्रकार से एक कहावत ही है, एक कहानी सी बन गई कि जो चंद्रमा है वो उससे आकर्षित होता रहता है, और वो क्या क्या काम करता है कि उसको गलत राह पे नहीं जाने देता। गलत राह का मतलब पृथ्वी की जो गति है उसको एक तो नियंत्रित रखता है,
ठीक है। चंद्रमा जो है वो क्या क्या काम करता है, पृथ्वी की जो गति है, गति जो है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है, ताकि पृथ्वी की जो गति है वो ज्यादा बढ़े नहीं, ठीक है, और उसके द्वारा आकर्षित रहता है और उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और उसके अलावा तुमने देखा होगा कि जो समुद्र के अंदर जो ज्वर उठते हैं, जो टाइडल जो ज्वर उठते हैं, उसका जो पानी है वो उड़ता है, वो समुद्री जो ज्वर है वो इस चंद्रमा के कारण ही आता है, समुद्री ज्वर। और ये किस बात को शो कर रहा है, समुद्री ज्वर का आना या समुद्र में ज्वर का उठना किस बात को कर रहा है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, वो पृथ्वी को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहा है, वो पृथ्वी से मिलने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, पृथ्वी के ऊपर वो खिंचाव बल लगा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो चंद्रमा के अंदर जो पानी है, जो समुद्र के अंदर जो पानी है वो ऊपर की ओर उठता हुआ हमारे को दिखाई देता है। तो ये है चंदा मामा की कहानी, जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक भाग रहा होगा और कुछ समय पहले बहुत टाइम पहले, और लगभग 4.4 है ना, लगभग 4.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है चंद्रमा की। कि 4.4 पृथ्वी की जैसे उत्पत्ति हुई होगी, उस दौरान कोई मंगल ग्रह जैसा बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया होगा, और टकराने के बाद में एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो अलग हो गया उससे, और वो आज भी उससे आकर्षित होता रहता है और उसकी जो पृथ्वी है उसकी गति को नियंत्रित करता रहता है। और जो समुद्र के अंदर जो ज्वर उठते हैं वो उस चंद्रमा की देन वजह से उठते हैं, ठीक है। तो ये थी चंदा मामा की कहानी और पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट, ठीक है। अब आगे जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो देखो अगला वाला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की संरचना। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साहब जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति होगी। अब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के दौरान आज वर्तमान में हम जो पृथ्वी की जो संरचना देख रहे हैं वो है कैसी, और भूतपूर्व पहले जो संरचना थी वो कैसी थी, ठीक है। तो पहले की जो संरचना है वो तो हमारे को पता है कि बहुत ही ज्यादा गर्म गैस का गोला थी, बहुत ज्यादा तापमान था इसके अंदर, और आज जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडी हो चुकी है। तो आज की जो पृथ्वी है उसकी जो संरचना है वो हम आज पढ़ेंगे। देखो आगे देखो, ये देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। टाइम खराब नहीं हो इसलिए मैंने आपके पहले से इसके अंदर डायग्राम बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, ठीक है। तो पहले मैं एक कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, वो व्यास कितना है, या फिर पृथ्वी का केंद्र से यदि माने, मैं इस केंद्र से, जैसे ये मान लो पृथ्वी की संरचना है, तो ये जो केंद्र है इस केंद्र से लेके और अंत तक, जहां पे हम ऐसे कहते हैं कि ध्रुव आ गए वहां पे, है ना, तो अंत तक जो इसका जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। तो देखो पहला जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से जो सतह की जो दूरी मानी गई है वो मानी गई है लगभग 3900 किलोमीटर। ज्यादा नहीं है, अरे बहुत ज्यादा है, 39,900 किलोमीटर पृथ्वी की केंद्र से सतह के बीच की दूरी है। तो पूरी दूरी कितनी होगी, इसको डबल कर दो, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका जो त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3900 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, आगे देखो कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे आम व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारे लोभी व्यक्ति, कुछ लालची व्यक्ति इस काम में लगे हुए थे कि पृथ्वी के नीचे यार कोई कहता है तेल निकलता है, कोई कहता है कोयला निकलता है, तो उसके अंदर क्या है, पानी निकलता है, कोई कहता है कुछ अंदर कुछ है, कोई कहता है एलियंस वगैरह है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि अपने अपने जो प्रयोग है वो जारी रहे, और जारी रहने के दौरान क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर छिद्र करना प्रारंभ कर दिया गया। लोगों को ये जानना था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा कि जो उड़ते हुए जो ज्वालामुखी है उनको देखकर लोगों ने ये सोचा कि पृथ्वी के अंदर लावा जरूर है, और बिल्कुल ये सत्यता है कि पृथ्वी के अंदर लावा है, फिर भी उसमें छेद करने की कोशिश करते हैं, जबकि पृथ्वी के अंदर अपने आप ही छेद होता है। और आप जो ज्वालामुखी वगैरह तुम देखते हो उस ज्वालामुखी के ठंडा होने पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत कम आते हैं, लेकिन जो विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा, इंडोनेशिया वगैरह में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी उड़ते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा कि ज्वालामुखी उड़ता है, वो जब उसका लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद में जब वो ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद में उसमें कुछ ऐसे महंगे पदार्थ और कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, और उन उपयोगी पदार्थों को देखकर जो जिज्ञासा है वैज्ञानिकों की वो बढ़ती गई, और उसके अनुसार उन्होंने पृथ्वी की जो है वो खुदाई करना या फिर इसके अंदर छिद्र करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो देखो लगभग यदि गहराई के अंदर पृथ्वी के अंदर छिद्र किया जाता है तो लगभग अभी तक 15 किलोमीटर तक का ही छिद्र पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अभी तक 15 जो किलोमीटर है, 15 किलोमीटर का बहुत होते हैं 15 किलोमीटर,
15 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर छिद्र किया जा चुका है। इसका मतलब उसकी गहराई के अंदर हम 15 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं, और इतनी गहराई इसकी पृथ्वी की नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई है। ठीक है, अभी तो हम एक परत पे नहीं पहुंचे, एक जो पार्ट है उसका उसमें भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल से 2 क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक बेसिक आइडिया। ठीक है, कुछ भी रियल फैक्ट नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जनरली पृथ्वी की जो परतें हैं या पृथ्वी जिससे बनी हुई है, उस पृथ्वी की जो बनावट है, उस बनावट को उनका जो रासायनिक संरचना मान लो, ठीक है, या फिर उसका जो घनत्व मान लो, कुछ भी, उसके अनुसार पृथ्वी को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रथम जो भाग होता है, पहला जो भाग होता है वो होता है क्रस्ट। ठीक है, इसको प्रथम भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। देखो ये दिखाया गया आपको, ये पहली जो परत है ना बाहरी, जिसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं ना, भूपटल भी कह सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भूपर्पटी या भूपटल। ओके, प्रथम जो भाग होता है जो आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान के अंदर, जो भाग है जिस भाग पे आप रहते हो, वो पृथ्वी का कौन सा भाग है? पहला भाग क्रस्ट या फिर भूपर्पटी। ठीक है, दूसरा देखो ये वाला भाग, देखो ये दिख रहा है तुम्हारे को रेड रेड कलर का, ये वाला जो भाग है जो सबसे ज्यादा बड़ा भी है, देखो सबसे ज्यादा बड़ा यही दिखेगा आपको, मेंटल वाला भाग, इसको हम बोलते हैं मेंटल भाग, है ना। ओके, पागल कहते हैं मेंटल को। तो देखो ये वाला भाग क्या है? मेंटल वाला भाग। जो दूसरा जो आपको भाग दिख रहा है वो है मेंटल वाला भाग, जो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, गर्म तो ये पूरा ये भी बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन सबसे बड़ा ये भाग जो है वो क्या है? मेंटल वाला भाग है। और तीसरा जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्रोड, है ना, इंग्लिश में हम कोर भी बोलते हैं। ओके, इसको कोर भी बोलते हैं और क्रोड भी बोलते हैं। ओके, ये जो भाग दिख रहा है आपको अंदर वाला, ये वाला जो भाग है ये है क्रोड। अब देखो इस क्रोड को मैंने 2 भाग बनाए अलग अलग, एक तो ये देखो ये वाला, एक ये वाला। तो जो क्रोड है उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्रोड जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो होता है ये वाला बाहरी क्रोड, ठीक है, ये तो हो गया बाहरी क्रोड, और ये अंदर वाला जो दिख रहा है यहाँ पे इस जगह, ठीक है, ये क्या हो गया? आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। एक बेसिक आइडिया जो आपको मैंने बताया है कि इस तरीके से जो पृथ्वी है उसकी संरचना होती है, जिसके अंदर उसके 3 भाग माने गए हैं। प्रथम भाग क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया, भारी और आंतरिक। ओके, आगे चलते हैं इसको। देखो ये देखो आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे कि साहब जो पृथ्वी की जो परतें हैं वो किस तरीके से एडजस्ट हो रखी है। तो जो हमने पहला भाग पढ़ा था वो था क्रस्ट। ओके, प्रथम जो भाग है वो कौन सा है? क्रस्ट। अब देखो पृथ्वी की एक तो है सबसे बाहरी परत, ठीक है, और आपने देखा होगा कि जिस परत पे हम रहते हैं वो हमारी क्रस्ट कहलाती है, वो हमारे भूपटल या भूपर्पटी कहलाती है। ये प्रथम भाग है, ठीक है, और सबसे पतला भाग माना जाता है। ठीक है, बहुत ही पतला भाग है, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर ये इतना पतला नहीं है। अब तो धीरे धीरे ये क्या है? मोटा हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा पतला था। और ये जो सबसे बाहरी परत जो है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है ना वो हर जगह समान नहीं है, अलग अलग जगह आपको इसकी अलग अलग मोटाई मिलेगी, इसमें असमानताएं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये तो हमें पता नहीं है। कि पृथ्वी जब ठंडी हुई होगी तो ऊपर की तरफ जो उसका लावा था या जब बनी होगी तो वो आगे कहीं नीचे होगा, कहीं ऊपर होगा, ठीक है, कहीं द्रव की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं ठोस पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें असमानताएं आई होगी। लेकिन ये जो असमानता है इसका जो प्रूफ है वो जरूर हमें पता है कि आपने देखा होगा कि जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को हम 2 तरीके से लेते हैं। एक तो होता है समुद्री क्रस्ट, मैंने बोल दिया, एक तो होता है समुद्री क्रस्ट, क्योंकि जो समुद्र वगैरह महाद्वीप वगैरह जो है वो सब क्रस्ट वाले भाग है, यानी कि बाहर जो ऊपर वाले जो भाग है, ऊपर वाली जो परत है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो समुद्र जो है, समुद्र के टच में या पानी है, पानी के नीचे जो परत है वो भी एक प्रकार से क्रस्ट होगी, तो उसको हम बोलते हैं समुद्री क्रस्ट। और उसको हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जलमंडल है वो कहाँ स्थित है बताओ? पृथ्वी के समुद्री क्रस्ट वाले भाग में। ठीक है, एक दूसरा है पहाड़ी क्रस्ट। आप बड़े बड़े पर्वत पठार वगैरह देखते हो, बड़ी बड़ी चट्टानें देखते हो, तो वो जो पहाड़ है वो भी क्या है? इस क्रस्ट के ऊपर ही मौजूद है, तो उसको हम बोलते हैं पहाड़ी क्रस्ट। और जो स्थल मंडल वाला जो भाग दिख रहा है हमारे को, स्थल मंडल समझ गए, जहाँ पे जल ना हो, तो स्थल मंडल वाला जो भाग है वो कहाँ पे स्थित है? पहाड़ी वाले क्रस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया। उसके अलावा देखो कि जो क्रस्ट थी वो प्रारंभ में क्या थी? प्रारंभ में बहुत पतली थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, ठंडी होने के साथ साथ क्या हुआ कि उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि होगी।
क्योंकि नीचे वाला भाग पहले पतली सी थी, फिर नीचे भी ठंडी हुई तो नीचे बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और हो गया। इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे इसकी मोटाई जो है वो बढ़ने लगी। और आप जानते हो कि कोई द्रवित भाग है वो यदि ठंडा होता है लगातार, तो ठंडे होने के साथ साथ क्या होता है, वो भाग जो है वो कठोर अवस्था में आ जाता है, और वो जो कठोरता है वो चट्टानों के रूप में वो दिखाई देती है। तो धीरे धीरे ये क्या हुई, चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, तापमान में कमी आई, और तापमान में कमी आने के साथ साथ जो है ये चट्टानों में परिवर्तित हो गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चट्टानें आप देखते हो वर्तमान के अंदर आपको दिखाई भी देती है और आपके पृथ्वी के नीचे भी है। इस क्रस्ट का जो है वो मोटाई और भी ज्यादा नीचे गहराई में है। तो जो आप देखते हो ये चट्टानें वगैरह, कठोर चट्टानें, इन चट्टानों को बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो कठोर भाग है या जो कठोर चट्टानें हैं, उन कठोर चट्टानों को हम बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट। ठीक है, विवर्तनिक प्लेट पहले भी मैंने आपको आइडिया दिया था, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, आगे भी बढ़ेंगे हम। टेक्टोनिक प्लेट या फिर मोल्डिंग प्लेट भी कह सकते हैं। तो ये जो कठोर चट्टानें थी वो क्या थी, विवर्तनिक प्लेटें कहलाई। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, वो जो क्रस्ट है वो 29 विवर्तनिक प्लेटों की बनी हुई है। ये डाटा आपको याद रखना है। लगभग 29 टेक्टोनिक या फिर विवर्तनिक जो प्लेटें हैं वो पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर विद्यमान है। ठीक है, अभी भी 29 जो प्लेटें हैं वो विद्यमान है। और ये जो प्लेटें हैं, विवर्तनिक प्लेटें, वो एक प्रकार से चट्टानें हैं, और इनके अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है। वो प्रवृत्ति है कि ये गतिशील रहती है, इनके अंदर खिसकने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी आ गई, दूसरी पे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ये प्लेटें। अब इनके अंदर क्या है कि खिसकने की प्रवृत्ति क्यों होती है वो बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, मेंटल है, और जो मेंटल होता है उसमें लावा भरा हुआ है, द्रवित भाग है, बुलबुले उड़ते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो वही चीज है कि बुलबुले अगर उड़ते हैं तो जो इसके टच में जो चट्टान है ना, वो क्या होगी, थोड़ी बहुत द्रवित होगी, मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, उसकी वजह से ये हिलेगी। अगर ये हिलेगी तो इसके ऊपर दूसरी विवर्तनिक प्लेट है, तीसरी है, चौथी है, तो सबके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन की प्रवृत्ति, खिसकने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और वो खिसकती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला भाग जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट वाला भाग। ठीक है बेटा, अब अगला हम पढ़ेंगे मेंटल वाला भाग, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपका टाइम है वो हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगला जो भाग है वो पढ़ेंगे मेंटल, वो वाला भाग हम कब पढ़ेंगे, कल। और थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया है कि जो मेंटल वाला जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और तापमान भी उसका होता है। तो ये चीज़ें आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर जाते जाते आपसे विनम्र निवेदन भी है, और आपसे मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि आप मेरी जो बात है वो मानोगे, और आप जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इसलिए आपको प्रत्येक लेक्चर को आपको डेली के डेली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टेक्नोलॉजी, आप टेक्निकल बंदे हो और सबको मोबाइल चलाना आता है, सबको शेयर करना आता है, सबको सब्सक्राइब करना आता है, और लाइक भी करना आता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप दूसरों को ट्रांसफ़र करोगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे दुआ मिलेगी। ठीक है, और मुझे दुआ मिले तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी दुआओं से ही मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और इन फ्यूचर भविष्य के अंदर भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, उसके अंदर मेरा जो बेहतर रूप से जो प्रदर्शन है वो आपके सामने दिखेगा। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।